आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही बरसात और मानसून भी शुरू हो चुका है। ऐसे में हवा में नमी बढ़ जाती है और उसके कारण कीटाणु और संक्रमण भी बढ़ जाते हैं और इनके कारण पैदा होती हैं बहुत सारी बीमारियां। तो इन्हीं सब समस्याओं पर आज हम चर्चा करेंगे और बदलते मौसम में होने वाली समस्याओं का यूनानी उपचार बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अहमद खान, पूर्व प्रभारी यूनानी अनुभाग सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली। आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल हम आपसे यही पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि यूनानी उपचार जो है वो एलोपैथिक और होम्योपैथिक दाई योगा उन सबसे कैसे अलग है? जी, असल में ऐसा है कि हर एक पैथी का अपना सिद्धांत होता है। हमारी पैथी में जो है, जो फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं हिप्पोक्रेट, हकीम बोकरात ने कुछ सिद्धांत बनाए हैं। उसमें जो सबसे अहम हैसियत हासिल है वो इंसान के मिजाज पर डिपेंड करता है, टेम्परामेंट के मुताबिक। उसे हम कहते हैं कि एक इंसान के अंदर उस पर किस बात का गलबा है, यानी खून का है, बलगम का है, या सफरा का है, या सौदा का है। इसी के अकॉर्डिंग मिजाज बदलता है। वो बैलेंस होना चाहिए, न ज़्यादा गर्म हो न ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो बरसात के मौसम में जैसे बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, तो उनके बारे में बताइए कौन कौन सी समस्याएं जो बरसात के दिनों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं? बरसात में ज़्यादातर जो है तो उसमें ये होता है कि ये मौसम गर्मतर कहलाता है। तो गर्मतर होने की वजह से इन्फेक्शन फैलने के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। उसमें मक्खी मच्छर के अलावा बैक्टीरियाज, फंगस, वायरस ये सब अपना प्रभाव जमाने लगते हैं। तो वायरल फीवर आमतौर से हो जाता है लोगों को, और एलर्जी बढ़ जाती है। कोई ज्वाइंट पेन के लोग हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह के, उसमें तकलीफ बढ़ जाती है। तो इसकी वजह क्या है कि स्वेलिंग बढ़ा देता है सर्व शरीर में। तो इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन वगैरह भी बढ़ जाती है? हाँ, एलर्जी जाहिर है कि जिस तरह शरीर में इम्यूनिटी कम होगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, या फिर ये कि वायरल होगा, या फंगस का जोर पकड़ेगा, तो उन सब सूरतों में जो है बीमारियां बढ़ जाती हैं कई एक। इसमें ये होता है टाइफाइड है, कॉलरा है और डायरिया, डिसेंट्री है। इससे बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं क्योंकि संक्रमण बढ़ जाता है। संक्रमण बढ़ जाता है। जी जी, पानी का संक्रमण बढ़ गया, खाने में संक्रमण बढ़ गया। तो ये बहुत अहम मामला आपने बताया कि पानी में जो संक्रमण है उसका खास ख्याल रखना है, और अगर संभव हो, मुमकिन हो, तो आदमी बॉइल्ड वाटर इस्तेमाल करे। बॉइल्ड वाटर नंबर 1 की चीज़ है। वो पानी एक तो आसपास जमा न होने पाए और जो पानी हम पी रहे हों वो साफ हो। सबसे पहले बात कर रहे थे स्किन के इन्फेक्शन के, क्या उपचार है यूनानी में? हाँ, स्किन के लिए हम ये देते हैं, जैसे किसी को खारिश खुजली बढ़ गई तो उसमें जो है यूनानी में सदियों से आजमाई हुई कुछ दवाएं मौजूद हैं। जैसे त्रिफल शहतरा दे दिया, एक माजून टाइप आता है, च्यवनप्राश जैसी दवा होती है, तो इसे त्रिफल शहतरा कहते हैं। इसको 7 ग्राम सुबह शाम खाने के बाद देते हैं। और लगाने के लिए काफूर है, गोले के तेल में, यानी नारियल का तेल जो होता है उसे मिला लिया, बना कर रख देते हैं, उसको स्किन पर लगा देते हैं। इसके अलावा यह है कि नहाने में जो है, हमारे आसपास में नीम वगैरह बहुत आसानी से पाए जाते हैं, नीम का पत्ता डाल दिया, तो वो पानी जो है उससे अगर हम नहाएंगे तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल नहीं होते जी। और खाने में कैसा, मतलब क्या क्या? खाने का खास ख्याल ये रखना है कि इसमें जो प्रोसेस्ड फूड हैं या बाहर आमतौर से जो भी खाने के सामान मिल रहे हैं, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है कि ताज़ा है कि नहीं है। तो इसलिए कोशिश ये की जाए कि हम हर संभव अपने घर पर पका हुआ खाना खाएं। कि हम यूनानी तरीक़े इलाज में सबसे पहले परहेज ही बताते हैं आदमी को कि इस सीज़न में जैसे किसी को डायरिया, डिसेंट्री हो गई, तो वो एक तो मूंग की दाल और उसमें बड़ी इलायची, लौंग, इसका इस्तेमाल करे वो। और अगर उसमें डिहाइड्रेशन के ज़्यादा चांस बन रहे हैं, शरीर से ज़्यादा पसीना निकल गया और ज़्यादा उसको मोशन हो गए हैं, लूज मोशन की कैफियत में, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसमें हम नींबू पानी का शरबत या पुदीने का शरबत, पुदीना बहुत मशहूर होता है आजकल सीजन में। कुदरत ने हमेशा वो चीज़ इंसान को अता की है, जिस मौसम में जो बीमारी होने के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं उस मौसम में वो चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। अब आजकल नींबू देखो बहुत सस्ता भी है, आसानी से हर जगह मिल रहा है,
तो नींबू चीनी पानी मिला करके, जिसको शुगर ना हो, शुगर वाले मरीज को चीनी नहीं मिलानी है, वो हल्का नमक मिला ले और थोड़ा पुदीना ले ले और एक बढ़िया शिकंजी बन जाएगी उसकी। तो शिकंजी का इस्तेमाल जो है इन दिनों बढ़ा देना चाहिए। इसके अलावा डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, हाँ, ये सब चीजें भी बहुत बढ़ने बढ़ के जाती चांस हैं हो जाते बरसात हैं, में। जी। तो इसका यूनानी में क्या उपचार है? हाँ, इसमें यूनानी में बहुत आजमाया हुआ इलाज है। एक तो ये है, जैसे मान लीजिए किसी को डेंगू हो गया है तो उसको चाहिए खमीरा मरवा रीद, मोतियों का खमीरा होता है, वो सुबह सवेरे ले लिया करे। तो ये सब क्या आम दुकानों पर उपलब्ध होता हाँ, है कि आराम ये से हमें? जहाँ भी आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलती है वहाँ यूनानी दवाएं भी मिल जाती हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाई लेनी नहीं चाहिए? नहीं, डॉक्टर से मिलना जरूरी है। डॉक्टर जो बताए उसके मुताबिक ही दवा लेनी चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने जब से आयुष मंत्रालय बनाया है तो उससे आयुर्वेद, यूनानी, योगा, सिद्ध, होम्योपैथी का बड़ा प्रचार प्रसार हो गया है और हर जिला अस्पताल में और बड़े हॉस्पिटल जितने भी हैं वहाँ यूनानी आयुर्वेद के डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। तो उनके मशवरे से दवा लिया जाए और उनको बताया जाए, वो खुद एक अच्छी दवा बता देंगे आपको। कुछ दवाएं बनाई जाती हैं जिसको मुरक्कब दवाएं कहते हैं, कंपाउंड मेडिसिन होती हैं, और कुछ दवाएं हकीम जी बता देंगे कि ये सिंगल ड्रग्स, जड़ी बूटियां हैं, वो इस्तेमाल कीजिए। तो ये खमीरा जो है कहीं मिल जाएगा, इसको सुबह सवेरे ले लिया करें। और इसके अलावा जो है गिलोय बहुत आसानी से जगह मिलती है, तुलसी पत्ता है ये मिल जाएगा, लेमन ग्रास है, इनको जो है खूब कला बहुत आसान, हर परेशानी का मिल जाता है, खूब कला और मुनक्का, इसको मिला करके एक जो शानदार टाइप बना लिया जाए, यानी चाय जैसे बन जाएगी, तो उसको सुबह शाम इस्तेमाल करें 1-1 कप। तो इससे बहुत आसानी से उसका बुखार जो है वो कम हो जाएगा और इन्फेक्शन भी दूर हो जाएगा और डेंगू का असर भी उस पर 1 हफ्ता या 15 दिन के इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। इसके अलावा कुछ बुखार जो होते हैं वो वायरल होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो डेंगू या टाइफाइड की वजह से हो। तो ऐसे बुखार की पहचान कैसे की जाए और यूनानी में इन सब समस्याओं से मतलब कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं कि बुखार ना हो, डेंगू ना हो, इन सब चीजों से पहले ही बचाव कैसे कर सकते हैं? जी, ये बहुत अहम सवाल है कि हम बीमार ना हो उसके लिए क्या करें। एक तो ये है कि हमें डेली नहाना चाहिए और कपड़ा जो है वो डेली बदलना चाहिए और सूखा हो ये खास ख्याल रहे। नम कपड़ा, ये नमी जो होती है ना, तो सूख नहीं पाया तो क्या करें, तो उसको यानी आयरन कर लिया जाए। और जो इस सीजन में फल फ्रूट मिलते हैं उसका इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए। जैसे आजकल जो है हमने आपको पहले बताया कि नींबू है, उसकी शिकंजी पी जाए। इसके अलावा यह है कि ताज़ा खाना, सादा खाना हो। जी, आपने जैसे बताया कि सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, तो सीजनल फ्रूट्स में तरबूज भी आता है। ऐसा माना जाता है कि तरबूज जो है वो हैजा बढ़ाता है अगर उसका सही से इस्तेमाल ना किया जाए। तो इसका ये बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा होता है कि अगर कटा हुआ फल होगा कोई भी, अभी काट के रख लिया, आधा खाया आधा छोड़ दिया, ऐसा नहीं कीजिए। जो भी फल फ्रूट हो उसको फौरन ही काट करके फौरन इस्तेमाल किया जाए। इस तरीके से सलाद का भी इस्तेमाल कम किया जाए, बल्कि बेहतर यह है कि आजकल सलाद जो हम लें, खीरा, ककड़ी, गाजर वगैरह जो भी कुछ है, उसको बॉयल कर लें सलाद को। बिल्कुल, सलाद लेने का मतलब ये होता है कि फाइबर बदन में आए, जिससे कि कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए, डाइजेशन सही हो। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ऊपर से अचार की जगह पर सलाद का इस्तेमाल किया जाए, तो इसलिए हमें उससे बचने के लिए ज़रूरी है एक तो अपने घरों में लोबान का आजकल सेवन करें हम, तो वो बहुत कारगर होता है। उससे बैक्टीरिया जो माहौल में हो कम हो जाएंगे या खत्म हो जाते हैं। आजकल इस मौसम में गर्म सर्द हो जाता है, तो जुकाम, खांसी, ये सब चीजें भी बरसात के मौसम में देखने को बहुत मिलती हैं। जी, तो इसका यूनानी में कैसे इलाज किया जा सकता है? इसमें यूनानी उपचार ये है, एक तो जो शानदार हमने बताया, बना बनाया हर जगह मिलता है। दूसरी बात ये है कि बनी बनाई दवाएं भी मार्केट में मौजूद हैं। उसमें जो है शरबत उन्नाब और इत्रीफल उस्तुखुद्दूस और खमीरा गाउजवान, इसका इस्तेमाल जो है हम बढ़ा दें। खमीरा गाउजवान सुबह खाली पेट लेना है, उसको खुद्दूस रात को सोते समय लेना है, और शरबत उन्नाब को जो है 2-2 चमचा सुबह और शाम खाने के बाद ले लें। इससे इम्यूनिटी भी बढ़ेगी आपकी, इससे आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। बीमार ना हो उससे पहले का इलाज है। एलर्जिक रिएक्शन भी बहुत बढ़ जाते हैं इन दिनों में, ये इससे एलर्जी भी कम होगी। उन्नाब की खूबी यह है कि अगर उन्नाब दाना आता है, छोटे छोटे बैर जैसा होता है ये, तो इसको जो है 5-7 दाने मसल कर चाय की तरह सुबह शाम पिए तो और ज्यादा फायदा होगा। इसको बच्चे भी ले सकते हैं? बच्चे भी ले सकते हैं कि बड़े उनको बच्चों में थोड़ा सा शहद हो या हल्की चीनी डाल करके मीठा करके उनको पिला दिया जाए। बहुत खतरनाक बीमारी होती है बरसात में, ये गोरखपुर या तराई इलाकों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इंसेफेलाइटिस फैलती है इसमें जी, उसमें बहुत तकलीफ बढ़ जाती है, बल्कि बहुत से डेथ हो जाती है। ये काफ़ी यानी इससे पहले इसके रोकथाम के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं, लेकिन यूनानी चिकित्सा पद्धति में अगर ये दवाएं हम इस्तेमाल करें जो हमने आपको बताया, खमीरा गाउजवान,
बच सकते हैं इससे। हाँ, आराम से बचे जाएंगे। दूसरे, सफाई का ख्याल रखना है जी। और जो धुनी का इस्तेमाल करना है वो खास तौर से गांव घर इलाकों में जो है वहाँ ज़रूरी है। और वायरल फीवर है और फंगस है, इससे बचा जा सकता है। जी, इसके अलावा आपने हमें शुरू में बताया था कि बरसात के मौसम में जॉइंट पेन भी बढ़ जाता है, माइग्रेन की समस्याएं भी लोगों को ज़्यादा शिकायत होने लग जाती है। तो यूनानी में कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करें कि इन सब चीज़ों की समस्या बढ़ने ना पाए? इसमें यह है कि अश्वगंधा, इसे अजगंध नागौरी कहते हैं यूनानी में, और सूरंजान शीरी और चोप चीनी, इसका बराबर बराबर जो है पाउडर बना लिया। जैसे 50-50 ग्राम खरीद लिया तो एक पाउडर बना लिया, तो 5 ग्राम सुबह शाम इसको खाएं हम, इससे ज्वाइंट पेन को फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि यानी टीसू, बाबूना और नमक लाहौरी, ये पंसारी के यहाँ आराम से मिल जाते हैं। तो इसकी जो है यानी धार करते हैं, जैसे कि पानी में ले पोटली बना लिया और उसको गर्म कर लिया, गर्म करके ज्वाइंट्स पर अपने धार करते हैं। तो उससे क्या है, जो सूजन वगैरह आई हुई होती है वो कम हो जाएगी, तो उससे तकलीफ ऑलरेडी कम होगी। दूसरी चीज़ है, खाने में खास ख्याल रखें, खट्टी चीज़ों में परहेज रखें हम, और फल जो भी इस्तेमाल करें वो मीठा वाला इस्तेमाल करें। सेब है सदाबहार है, इस तरीके से पपीता सदाबहार है, तो इन सब का इस्तेमाल हम करें काली मिर्च और हल्का नमक लगा करके, ताकि डाइजेस्ट भी हो जाए। डॉक्टर सैयद अहमद खान, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें बहुत सारी फायदेमंद जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बरसात के मौसम में होने वाली समस्याओं पर बात कर रहे थे डॉक्टर सैयद अहमद खान, पूर्व प्रभारी यूनानी चिकित्सा विभाग, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली। आइए सुनते हैं विश्व जूनोसिस दिवस पर एक जानकारी दे रही हैं श्रुति सोनी। जूनोसिस क्या है? तो यह एक ऐसा शब्द है जो हमें शायद रोजमर्रा की जिंदगी में सुनने को नहीं मिलता, लेकिन इसका प्रभाव हम सभी पर पड़ता है। जूनोसिस वो बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है, जिसे जूनोसिस या जूनोटिक भी कहा जाता है। ये बीमारी तब फैलती है जब मनुष्य का संपर्क जानवरों से होता है और रोगाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जूनोसिस बीमारी रोगजनक मनुष्य के साथ साथ पशुओं में भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है, जो आगे चलकर हल्की बीमारियों से लेकर गंभीर स्थिति और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार 60% मानव संक्रामक रोग जानवरों से उत्पन्न होते हैं, जिनमें डेंगू, इबोला, रेबिस, जीका, सार्स और कोविड-19 जैसी कई बीमारियां शामिल हैं। इसलिए वर्ल्ड जूनोसिस डे का मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना और यह समझाना कि कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं। जूनोसिस रोगों से बचने के लिए हमारा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहले शामिल है अपने पालतू जानवरों को नियमित रूप से जांच और उनका टीकाकरण कराना, वन्य जीवों के सीधे संपर्क से बचना और उन्हें प्राकृतिक आवास में ही रहने देना, अपने हाथों को साफ रखना और जानवरों के संपर्क में आने के बाद ही हाथों को तुरंत धो लेना, हमेशा पके हुए भोजन का सेवन करना और साफ पानी पीना। धन्यवाद। अभी आप विश्व जूनोसिस दिवस पर श्रुति सोनी से ये जानकारी सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, अंगदान एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने अंग या ऊतक दान कर सकता है। इन अंगों का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में किया जाता है। अंग दान का मकसद किसी ऐसे व्यक्ति का जीवन बचाना या सुधारना होता है जो किसी गंभीर बीमारी या अंग विफलता से पीड़ित हो। अंगदान के बारे में जानते हैं कुछ खास बातें। सुनिए भेंटवार्ता अंगदान, मिथ्य और तथ्य, ऑर्गन डोनेशन, मिथ्स एंड फैक्ट्स। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विशाल चड्ढा, ददीची देहदान समिति के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी। भेंट करता है रश्मि गुप्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो अंगदान है वो क्या है और कौन कौन से अंग डोनेट किए जा सकते हैं। देखिए, अंगदान उस प्रक्रिया को कहते हैं कि जब व्यक्ति ने अपने जीवन को जी लिया हो और वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा हो जी, उस समय पे मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, तो उस स्थिति के अंदर उसके कुछ अंगों का उपयोग किया जा सकता है। दो तरह के ये स्थितियां बनती हैं। तो एक नॉर्मल अंग है जब हृदय गति रुक जाती है, जी, तो उस स्थिति के अंदर
3 तरह के अंग जो है दान हो सकते हैं। जो सबसे सरल है, हम समझते हैं कि इनकी हृदय गति रुक गई है और परिवार चाहता है कि कुछ ना कुछ उपयोग समाज के लिए, परोपकार के लिए हो, तो नेत्रों का दान हो सकता है। उसमें आपके चर्म का, चमड़ी का, स्किन का डोनेशन का दान हो सकता है और हड्डियों का दान हो सकता है। तो ये अंगदान की वो स्थिति है कि जिसमें हृदय गति रुकी थी। लेकिन एक और स्थिति होती है, हमने देखा होगा रोड साइड एक्सीडेंट में, वो ब्रेन के अंदर चोट लगती है। ब्रेन स्टेम एक छोटा दिमाग होता है हमारे दिमाग के अंदर, उसकी मृत्यु हो जाती है। और रोड साइड एक्सीडेंट में लगभग हम देखते हैं 1.5 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अधिकतर लोग जो है वो ब्रेन स्टेम डेथ की वजह से ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे होते हैं। तो अगर ये जन चेतना का विषय आ जाए, परिवार इसमें सम्मिलित हो जाए, समाज इसमें आगे बढ़कर सपोर्ट करे, बिल्कुल, तो ये 1.5 लाख लोग, आप सोचिए कि 54, हर व्यक्ति 54 को दान कर रहा होगा, दान कर सकता तो हमारे शरीर, हमारे देश के अंदर उत्तकों की और इसकी वजह से किसी को मृत्यु को प्राप्त नहीं होना पड़ेगा। तो सर ये कितने समय में मतलब हम डोनेट कर सकते हैं यदि कोई ब्रेन डेड हो गया है, या जो आपने रोड एक्सीडेंट की बात की? देखिए, ये सारा एक हॉस्पिटल की प्रक्रिया है। अंगदान जो ब्रेन स्टेम डेथ में होता है, वहाँ पे पेशेंट होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो एक विंडो बन जाती है 12 घंटे के आसपास की। तो अच्छा, कौन और कब कर सकते हैं डोनेशन? देखिए, जो ब्रेन स्टेम डेथ हो गई जी, उसके परिवारजनों को एक बार अप्रोच किया जाता है कि ये स्थिति है, अगर आप करना चाहें तो इनसे बाकी लोगों के जीवन में रोशनी हो सकती है। नेत्र तो किसी को मिलेंगे ही, लेकिन बाकी हार्ट भी किसी में धड़क सकता है। तो ऐसे मैं बहुत से युवाओं को जानता हूं जिनका 22 साल 24 साल की उम्र में उनको प्राप्त हुआ, हृदय प्राप्त हुआ। तो आप सोचिए, अगर उस परिवार ने जिसने हृदय प्रत्यारोपण के लिए स्वीकृति ना दी होती तो वो आज हमारे साथ नहीं होते। आज उनके बच्चे हैं, वो जीवन में काम कर रही हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन वो इसी कार्य के लिए समाज में अपने आप को समर्पित भी कर दिया। तो आज मैं 20-22 साल से उनको जानता हूँ कि वो, उनको हृदय प्रत्यारोपित हुआ और वो जीवित है। कोविड में भी हमने सुना कि लंग्स ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, तो कईयों के लंग्स कोविड में खराब हो गए, तो वो भी ऐसा हमने सुना कि कहे और उनको लंग्स ट्रांसप्लांट में वो बच गए। तो परिवार के लिए एक सेविंग है, समाज के लिए एक सेविंग है। तो क्या मतलब मरने के बाद परिवार वाले ये प्रक्रिया करते हैं, लेकिन क्या उससे पहले हम जीते जिंदगी भी कोई इस तरह की प्रक्रिया के लिए अपनी स्वीकृति दे सकते हैं कि हम अपनी बॉडी का कोई अंग दान देना चाहते हैं, ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं? प्लेज करना तो आपका अधिकार है, आप प्लेज कर सकते हैं। परिवार की स्वीकृति से करना चाहिए, मित्रों के संज्ञान में करना चाहिए। फॉर्म वगैरह भरा जाता है? फॉर्म भरा जाता है, उसमें हम अपने भी साइन करते हैं, परिवार वालों को बता के साइन करते हैं। परिवार या मित्रगण जो मेरे साथ रहने वाले हैं, उनको ये सूचना होना, उनको इस संकल्प के बारे में पता होना इस प्रतिज्ञा के बारे में पता, ताकि वो इसको पूरा करा सके और वो तुरंत फोन करके बुला सके। फोन करते हैं, कार्ड पे नंबर होते हैं आपको, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये फॉर्म वगैरह ऑनलाइन मिल जाते हैं? ऑनलाइन मिलते हैं, संस्थाओं के भी होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस के भी होते हैं, नोटों के भी होते हैं, तो ये सब अवेलेबिलिटी। कौन नहीं कर सकते, ये भी एक बहुत सवाल है कि क्या हर कोई कर सकता है ऑर्गन डोनेशन, या कोई क्रॉनिक बीमारी से किसी से ग्रस्त है तो वो लोग कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, आपका प्रश्न जायज़ है, लेकिन क्या है कि ये एवेल्युएशन उस समय पे होता है, फिर डॉक्टर्स की टीम उसको एवेल्युएट करती है। और मान लीजिए कि एड्स भी है, मान लीजिए एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन एड्स भी था, या कैंसर से ग्रसित भी था, तो ये तो दोनों कंडीशन साथ साथ हो सकती हैं। तो उन कंडीशंस में ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट नहीं करते। हेपेटाइटिस बी हो गया था, उसको पहले से कोमॉर्बिडिटी जिसे हम मानते हैं, तो ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें ये दान संभव नहीं होते, और कोई भी अंगों का दान संभव नहीं होता। इवन नेत्रों का दान भी कैंसर की स्थिति में नहीं लिया जाता। हमने सुना है कि देह दान भी किया जाता है, अंगदान तो आपने काफ़ी बताया, और आप इस बारे में काम भी काफ़ी कर रहे हैं, काफ़ी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रोसीजर है और इसका एक्चुअल में उद्देश्य क्या है? सबसे पहले उद्देश्य से लेते हैं। ठीक है। उद्देश्य ये है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर, सर्जन्स, न्यूरो सर्जन्स, ट्रांसप्लांट सर्जन से नाम समझे आपने? बिल्कुल। आपने लीवर सर्जन्स की बात सुनी होगी, और आजकल तो घुटनों का ट्रांसप्लांट चल रहा है, होने लगा है। तो ये सर्जन्स, ये डॉक्टर्स कहाँ से समझेंगे कि हमें किसको ठीक करना है? बिल्कुल। तो पहले साल के जो करिकुलम है, पहले प्रॉफ के जो करिकुलम है, उसके अंदर 2 साल के लिए एक देह के ऊपर, एक मृत देह के ऊपर, जिसे कैडेवर कहते हैं, उसके ऊपर बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो जो दान से मिली हुई देह होती है या रिसीव की हुई देह होती है, वो मेडिकल डॉक्टर
की पहली गुरु भी होती है, क्योंकि वही बता रही होती है कि मेरा हार्ट यहाँ है, मेरा लंग यहाँ है। डॉक्टर तो समझाता है देखो ऐसा होता है, लेकिन उस देह के ऊपर पल्स को कैसे पकड़ना है, उसको फील कैसे करना है, वो किस अंग के पीछे कौन सा अंग है, ये सब शिक्षण प्रशिक्षण हमारा वहीं होता है। तो MBBS का पहला, BHMS का, BAMS का पहली पढ़ाई यहाँ होती है। फिर उसके बाद जब शोध होते हैं, नई टेक्निक्स आप सुनते हैं, नई रोबोटिक टेक्निक्स आप समझते हैं, तो वो भी तो सबसे पहले एक मृतदेह के ऊपर होगी ना। फॉर्म भर सकते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाके भर सकते हैं, जो संस्था आपके आसपास में काम कर रही हो उसके फॉर्म को भर सकते हैं। और ये मेडिकल कॉलेज में रिसर्च में भी जाता है और दूसरी जगह पे भी एनाटॉमी में भी जाता है। तो एनाटॉमी एक्ट से ये प्रोटेक्टेड भी है कि उसकी इज्जत पूरी होगी देह की, मैं छात्र उसको नमस्कार भी करेंगे। ये सब चीज़ें उस एक्ट के अंदर कार्यान्वित है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ एक समाज में अभी भी इस विषय पर अंगदान से जुड़ी हुई या देहदान से जुड़ी हुई लोगों के बीच कुछ भ्रांतियां हैं, तो क्या आपके सामने भी कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं कि लोग आपसे पूछते हैं कि भाई हमारी आंखें निकाल लेंगे तो शायद अगले जन्म में हम दृष्टिहीन पैदा हों? क्या इस तरह की भ्रांतियां एक्चुअल में है? ये जब हम समाज में काम करने जाते हैं तो इस प्रकार की भ्रांतियां तो फैली हैं, लेकिन इस अज्ञानता को जब हम उनको समझाते हैं तो तुरंत उनकी बात समझ में आती है। देखिए, पूरी आंख नहीं निकाली जाती, केवल कॉर्निया जो एक काला झिल्ली होती है, इसको रिट्रीव किया जाता है। तो उस झिल्ली से 2 से 4 लोग, 2 आंखों से 4 लोग तक रोशनी पाते हैं। ऐसा एम्स में शोध करके उन्होंने एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर कॉर्निया से 4 लोगों को दृष्टि दी है। और मृत्यु के लगभग, आप सोचिए कि आज भी मृत्यु कोई हुआ, डोनेशन हुआ, उसके 36 घंटे में 4 लोग रोशनी पा रहे हैं। कितना रोमांचित करता है परिवार को भी, और परिवार को भी लगता है कि देखिए मेरे पिताजी या माताजी की जो नेत्र थे वो आज किसी को रोशनी दे रहे हैं। तो दूसरा आपका इसमें था कि मैं मानता हूँ कि किसी ने कहा, ये ऐसा हमारे कार्यक्रम में ही हुआ, तो हमारे जब कार्यक्रम होते हैं तो उसमें हम समाज के संतों को भी ले जाते हैं। तो किसी ने कहा कि यही प्रश्न पूछ लिया, मैं प्रश्न को नहीं दोहरा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी ने कहा कि ये तो आनंद की स्थिति है, अगर आंख के दान करने से नेत्रहीन पैदा होना है तो पूरी देह का दान करिए, पूरे अंगों का दान करिए, क्योंकि अगले जन्म में शरीर ही नहीं होगा तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। जब शरीर ही नहीं होगा तो आनंद की स्थिति है, मोक्ष मिलेगा। तो जब परोपकार के काम की बात करते हैं कि नदियां अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष अपने फलों को नहीं चखते, ऐसे ही संसार में जो हवा है वो अपने लिए सांस को यूज नहीं करती। तो हम प्रकृति का ही हिस्सा है, और हम जब अपना अंत्येष्टि भी करते हैं, किसी की भी होती है, तो हम वो प्रकृति को 5 तत्वों में विलीन कर रहे हैं। इसी प्रकार से वो अंगों जो हमारे यूज के नहीं है लेकिन आज वो अच्छी स्थिति में है, हमने ट्रस्टी होकर उनका ध्यान किया है, तो एक अच्छे स्वस्थ अंग किसी को जीवन दे सकते हैं, परिवार को बेटा दे सकते हैं, किसी को माँ दे सकते हैं, किसी का बच्चे का जीवन आगे, और वो देश में कितने प्रोडक्टिव हो सकता है। तो सोचिए, रोमांचित करने वाला विषय है। अज्ञानता से इसको जोड़ना नहीं है हमें। तो सर, आप इतने लोगों से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं इस, और कुछ एक इंस्पायरिंग स्टोरीज जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी, बहुत मार्मिक और स्टोरीज इस तरह की आती हैं जो हृदय को हिला देती हैं और संकल्प को दिखाती हैं। संपूरनजीत कौर, इंद्रजीत सिंह मेजर जनरल थे डेंटल कॉलेज के और आर्मी में थे। उन दोनों ने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में आके अपना संकल्प पत्र भरा था। और दोनों ने ऐसा माना कि जो भी पहले जाएगा दूसरा उसकी बॉडी को डोनेट। आर्मी में थे तो जब ऐसा समय आया तो रात को 2-2:30 बजे कॉल आया, तो हम परिवार के लोगों से मिले। अगले दिन जाके ये समय जो दिया, तो वहाँ पे परिवार में कुछ स्थिति ऐसी थी कि परिवार का एक ही दामाद था और वो इस बात पे अड़ गए कि भाई इनकी तो हम संस्कार, देह संस्कार ऐसे नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे। और एक ही बेटी थी, वहीं से रहती थी, दामाद वहीं था। संपूरनजीत कौर जी अपने आप को बिल्कुल शांत भाव से वहाँ रह के सुनती रही। कुछ गुट बन गए, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं इनका दाह संस्कार होगा, कुछ कह रहे थे नहीं इनका देहदान होगा। संकल्प इंद्रजीत जी का भी और संपूरनजीत का देहदान था। उन्होंने शांत मन से उठी, दामाद के पास गई, उनसे कहा, बेटा मेरा तुम्हारा इज्जत का रिश्ता है और मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ के ये संकल्प लिया था और इसके बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगी, और ये एक अच्छे काम के लिए हो रहा है। उन्होंने सारे जीवन भर आर्मी में रहकर देश की सेवा की है, डॉक्टर थे, और वो जाने के बाद भी अगर उनकी देह उस काम में लग सकती है तो उसको कोई नहीं रोकेगा।
और मुझे लगता है कि इतना सुनने के बाद वो जो सब भ्रांतियां थी वहाँ पे खत्म हो गई। मेडिकल कॉलेज मौलाना आज़ाद में ही उनका दान हुआ और ये संकल्प, तो ये एक संकल्प पत्र भरा, मन को पूरा किया, प्रतिज्ञा को, और हाथ पकड़ के किया था, तो एक उसके ट्रस्टी भी हो गए कि मैं ये विल पूरी कराऊंगी, एग्जीक्यूट। तो कुछ दिनों के बाद जब 2 साल के बाद संपूरनजीत जी का देह पूरा हुआ, तो यकीन करिए रात को ही हमारे पास कॉल आया और उसी दामाद का आया, अब हम चाहते हैं कि माता जी का भी देहांत हो गया है तो देह जो है दान हो जाए। सोचे जो एक समय पे इसके अगेंस्ट जा रहे थे और उन्होंने उस संकल्प को पूरा कराया था। तो ये परिवार में परिवर्तन होता है, चर्चा से होता है, समझ से होता है। जब समझ आ जाती है तो अज्ञानता दूर होती है। और एक छोटी सी बेटी का मैं जानता हूँ, माँ खाना बना रही थी, बेटी 12वीं में थी, उसको कहा कि नीचे से भाई को ले आ बस से, और वो चली गई। जैसी बाहर निकली, पड़ोस में बिल्डिंग बन रही थी, सिर पे चोट लगी, 16-17 साल की बच्ची सुरभि, और उसके चोट लगने से वहाँ पे उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए। वहां पे पता लगा ब्रेन डेड है। तो जब ऐसी मार्मिक स्थिति थी, थोड़ी देर के बाद परिवार ने काउंसिल किया जब परिवार को, तो उस स्थिति के अंदर उन्होंने बताया कि ये दान होना है। माँ ने शक्ति के स्वरूप में इस बात को जब समझ लिया तो एम्स में सारे अंगों को प्रत्यारोपित कराने के लिए स्वीकृति दी। तो आज भी वो हमारे साथ काम करती है। तो जन चेतना का विषय, मन बनाने का विषय। और मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि हमने कैसी मृत्यु की स्थिति में जब सूचना प्राप्त होती है, हमने जब भी किसी से कहा है, सिर्फ पूछना होता है आग्रह से, क्या नेत्रदान करा दें या स्किन डोनेट करा दें। मेरे अनुभव से 99% लोग हाँ में कहते हैं कि हाँ करा दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने हमें उस समय क्यों नहीं कहा, उस समय कहते तो इनकी आंखें तो दान हो जाती। तो मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि सब समाज के अंदर ऐसी स्थिति आए तो जरूर पूछें। आप अपने लिए नहीं मांग रहे, आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मांग रहे हैं जिसे आप जानते नहीं, जरूरत है और ना आपसे जानते हैं, और उसको इससे जीवन में रोशनी मिलेगी। तो ऐसे ही चीजों से समाज चलता है। और भारत समाज तो देने वाला समाज है, इसको करना चाहिए। तो एक तो आप देहदान करते हैं तो आप प्रोफेसर हो जाते हैं जाने के बाद, और आप नेत्रदान और अंगदान करते हैं तो आप मृत्यु के बाद अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि आपका अंग वहाँ काम कर रहा होगा, आप परोपकार कर रहा होगा, नेत्रों से आप देख रहे होंगे। तो ये सब चीजों को अपने को ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हमें अवसर दिया। नमस्कार। नमस्कार। अंगदान, मिथ्य और तथ्य। अभी आप डॉक्टर विशाल चड्ढा से ली गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। डॉक्टर विशाल चड्ढा आप ददीची देहदान समिति के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं। आपसे बात कर रही थी रश्मि गुप्ता। इसी के साथ स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत का आज का अंक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।